जय हिंद साथियों, मैं चंदा आपका स्वागत है A&S GKGS रिसर्च एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो के माध्यम से पता होगा, इस चैनल पर क्लास 8 के NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो है आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, इसके बारे में हम पार्ट 1 में जाने थे। यानी आदिवासी क्या होता है इसके बारे में आपको बताए थे, जो अपने अनुसार नियमों को बनाते थे, जो ब्राह्मणों के नियम को नहीं मानते थे, उन्हें हम आदिवासी कहे थे। और इनका सभी चीज अलग अलग होती थी, रीति रिवाज अलग अलग होती थी, रहन सहन अलग अलग होती थी। तो इसके बारे में हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। उसके बाद दिक्कू के बारे में जाने थे। तो इसके बारे में क्या बताए थे, जो बाहरी लोग को हम दिक्कू के नाम से जानते हैं, जैसे मैं कहे तो व्यापारी, उसके बाद कृषक और भी अन्य लोगों को हम दिक्कू के नाम से जानते हैं। उसके बाद स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में जाने थे, जिसमें आपको बताए थे आदिवासी जो है वो अपने पिछले युग यानी पिछले युग को स्वर्ण युग की कल्पना किया है। क्योंकि जब 1600 ईस्वी में अंग्रेज जब भारत आ गई थी, तो आदिवासी के भी रीति रिवाज रहन सहन पर अंग्रेज का हुकूमत चलता था। तो इसलिए अंग्रेज अपने पिछले युग को स्वर्ण युग के नाम से मतलब कल्पना करते थे। तो इसके बारे में जाने थे। उसके बाद आपको बताए थे आदिवासी के बारे में, जिसमें हम बिरसा मुंडा के बारे में जाने थे। उसके बाद सामाजिक व्यवसाय के बारे में जाने थे, तो उसके रहन सहन के बारे में जाने थे। तो आज हम उससे आगे जानेंगे। तो आज के वीडियो में हमको क्या क्या जानना है इसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम जानेंगे औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े। यानी कह रहा है औपनिवेशिक शासन यानी इसका अर्थ क्या होगा, औपनिवेशिक का अर्थ, तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो औपनिवेशिक क्या अर्थ की बात करेंगे तो वो होता है किसी देश से दूसरे देश पर जाकर कब्जा करना, यानी शासन कर लेना। यानी जैसे मैं आपको बता दे, एक शक्तिशाली देश होता है और एक नॉर्मल देश होता है। और शक्तिशाली जो देश होता है वो अपना क्षेत्रीय विस्तार बढ़ाने के लिए नॉर्मल जो देश है उस पर कब्जा कर लेता है, तो उसी को हम औपनिवेशिक के नाम से जानते हैं। तो हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अपने भारत देश की और ब्रिटिश के बारे में। तो जैसा कि आपको बताए थे, ब्रिटिश जो था वो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आया था और धीरे धीरे भारत के शासन व्यवस्था पर अपना सत्ता स्थापित कर लिया। यानी क्या, तो धीरे धीरे भारत के सभी गतिविधियों को जान लिया और कहे तो कमजोरी को जान लिया, भारत के कमजोरी को जान लिया और अब धीरे धीरे भारत पर अपना सत्ता स्थापित करने लगा। जैसे में हम मान लेते हैं, घर के ही एग्जाम्पल में ले लेते हैं। घर में ही देखते हैं कोई जो मतलब बड़े होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो छोटे लोग को डांटते हैं और वह उसी में तीसरा लोग आ जाते हैं और जो जिसे डांटते हैं उसको उसके प्रति गलत भावना दे देते हैं, जिससे अब वो दोनों में आपसी मतभेद हो जाता है। तो उसी प्रकार अंग्रेज किए थे। यानी पहले मुगल साम्राज्य के समय में शासन यानी जो शासक होते थे उनका वर्चस्व चलता था, मतलब अपने अपने क्षेत्र पर। और कोई उस समय मतलब अत्यधिक पैसे वाले होते थे, तो कोई उसमें गरीब भी होते थे। तो उसी समय जब अंग्रेज भारत आई व्यापार करने के उद्देश्य से, तो उसकी गतिविधियों को देखी और देखी जो शासक होते हैं वो अपने आप को महल में रहते थे और हर एक सुख सुविधा को अपनाते थे। और वहीं जो महल में जो काम करने वाले जो मजदूर होते थे, चाहे आसपास के जो छोटे जो शेड्यूल के जो लोग होते थे, वो सब राजा के दरबार में काम करते थे, उनके हुकूमत को मानते थे। तो इन सभी में अंग्रेज इन सभी चीजों को देखा। उसके बाद छोटे जो लोग होते थे यानी मध्यम वर्ग के जो लोग होते थे, उनको कभी कभी आर्थिक रूप से मदद करता था और भी विभिन्न रूप से उसको मदद करता था। और अब छोटे लोग के जो मानसिकता थी उसको बदलने का प्रयास करता था वो शासक के प्रति, यानी कहे तो कूटनीति करता था। जैसा कि आपको बताए थे, अंग्रेज का उद्देश्य क्या था, कूटनीतिक करके भारत के सत्ताओं को मतलब अपने नियंत्रण में करना, तो वैसा काम करता था। तो वहां के
जो लोग यानी भारत के जो निम्न वर्ग के जो लोग होते थे वो अंग्रेज के अब मतलब साथ मिल गए थे, जिसका जैसे में अंग्रेज उसका मदद किया है आर्थिक रूप से, तो वो अब अंग्रेज को सपोर्ट करते थे। और जो जो शासक के जो दरबार की जो मुख्य मुख्य बातें होती थी वो सब उनको बताता था। और धीरे धीरे ऐसे ही करके अब अंग्रेज जो था वो भारत की हर एक गतिविधियां को मतलब जान गया था और धीरे धीरे युद्ध मतलब हर एक क्षेत्र में अपना सत्ता स्थापित करने लगा था। तो हम मानते हैं भारत और अंग्रेज यानी अंग्रेज कब तक भारत को गुलाम बनाए रखा है इसके बारे में यानी कहे तो 1757 जब से ये 1757 देखकर आपको याद भी आ रहा होगा, ये प्लासी की युद्ध की बात कर रहा है, यानी कहे तो प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध से लेकर कहे तो जब तक हमारा भारत देश आजाद नहीं हो गया, यानी कहे तो 1947 ईस्वी में जब भारत आजाद हुई, 1947 ईस्वी यानी ऐसे भी हम मान सकते हैं 15 अगस्त अभी कुछ दिन पहले गई है, तो जिस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते थे यानी उस दिन हम स्वतंत्र हो गए थे भारत ये अंग्रेज से। तो इतना दिन जो अंग्रेज के जो सैनिक होते थे वो भारतीय लोगों को मतलब अपने हुकूमत में रखते थे, यानी क्या है तो ये अपने इशारों पर नचाते थे। जैसे में बात करेंगे ये अंग्रेज कहाँ से आए थे, तो वो जिस तरह से एशिया महादेश है उसी तरह से यूरोप से मतलब अंग्रेज आए थे। तो जो यूरोप में जो जो वस्तुएं की आवश्यकता होती थी वो अब भारत से पहले व्यापार करता था। अब भारत के जो लोगों को जो गुलाम बना रखा था अब उससे जबरदस्ती वहां की जमीनों पर उन सभी फसलों को उगवाता था और उसे यूरोप में ले जाकर बेचता था। तो इसको याद रखिएगा। तो वैसे करते करते भारत में विभिन्न फसलों को अब अंग्रेज द्वारा जबरन करवाया जाता था, जिसमें हम आपको बताए थे पिछले कुछ वीडियो में नील की खेती के बारे में। जो नील के खेती का विरोध किए थे महात्मा गांधी और 1917 ईस्वी में, यानी क्या तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किए थे। यानी जब ये दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 1915 ईस्वी में, यानी जब महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तो एक बिहार के किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, इनके द्वारा महात्मा गांधी को न्योता दिया गया था चंपारण आने के लिए। और नील की जो खेती से जो दुर्दशाएं होती थी किसानों की, इसके बारे में जानने के लिए तब गांधी जी वहां पर गए थे। राजकुमार शुक्ला के मतलब निमंत्रण को स्वीकार करके गए थे, वहां के गतिविधियों को देखे थे। उसके बाद अंग्रेज के खिलाफ महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे 1917 ईस्वी में। तो इसको आप याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह तो गांधी जी ने शुरू किए थे। उसके बाद धीरे धीरे और भी विभिन्न युद्ध हुए थे अंग्रेजों के बीच, कहे तो भारतीय लोगों के बीच। जैसे मैं आपको बता दे प्लासी की युद्ध की ही, तो प्लासी का युद्ध जो था वो अंग्रेज के खिलाफ अंग्रेज किया था। और उस प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था, तो ये बंगाल में हुआ था। और बंगाल में एक पलास नाम की एक जगह थी जहां अत्यधिक पलास के पौधे उगते थे और पलास के जो लाल दिव्य फूल होते थे उससे वो पलासी जगह के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और पलास के जो फूल होता है उससे आप लोग देखते होंगे जो होली में जो गुलाल बनाए जाते हैं विभिन्न रंग के, तो गुलाब जो पलास के पौधे के जो फूल होते हैं उसे प्राकृतिक रूप से मतलब गुलाल बनाए जाते थे। तो इसलिए प्लासी का युद्ध बंगाल से शुरू हुआ था। और उस समय बंगाल के नवाब की बात करेंगे तो वो था सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में हुई थी। और सिराजुद्दौला भी एक शक्तिशाली नवाब थे बंगाल के, लेकिन उस समय अंग्रेज का कहना क्या था, जो मतलब ये सिराजुद्दौला के बारे में मतलब उसके कमजोरियों को बताएगा, उसके दरबार के जो कमजोरियों को बताएगा उसे हम बंगाल के नवाब बनाएंगे। तो उस समय सिराजुद्दौला के एक विरोधी थे मीर कासिम,
वो जो थे वो तो सिराजुद्दौला के मतलब विरोधी थे। तो देखते होंगे होंगे आज ही के मतलब गांव समाज में जिसके जो विरोधी होती है वो उसके बारे में दूसरे को जाकर मतलब गलत सलत बताते हैं, उसके खुफिया राजों को बताते हैं। तो वही काम मीर कासिम द्वारा किया गया था और सिराजुद्दौला के बारे में अंग्रेज को बताया गया था, जिससे अंग्रेज की विजय हो गई थी प्लासी के युद्ध में और सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। उसके बाद अंग्रेज के द्वारा से ये मीर कासिम को बना दिया गया था बंगाल के नवाब। और धीरे धीरे इसी तरह और भी कमजोरियों को भारत में अंग्रेज पकड़ के और विभिन्न युद्ध किए थे और विभिन्न क्षेत्रों पर अपना कब्जा किए थे। तो यही था औपनिवेशिक, तो ये समझ गए होंगे। उसके बाद जब औपनिवेशिक शासन से आदिवासी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े थे, यानी जब अंग्रेज जो है वो भारत में आ गए थे उसके बाद जो आदिवासी जो लोग थे उनका तो स्वतंत्र थे, यानी जैसा कि बता दे वो तो ब्राह्मणों के नियमों का पालन नहीं किए थे और अपना समाज में एक अपना मतलब स्वतंत्र समूह बनाए थे। और जिसमें बात करेंगे ये स्वतंत्र विभिन्न रूप से थे, ये अपने जीवन को जंगल में व्यतीत मतलब घुमंतु थे, यानी घूमकर जंगली जानवरों का शिकार करते थे, वहीं से व्यापार करते थे और भी चीजों को मतलब करते थे आदिवासी। इनका पूजा पाठ अलग था, रीति रिवाज अलग था, रहन सहन अलग था, उसके बाद कहे तो खान पान अलग था। तो इन सभी से क्या प्रभाव पड़े थे जब अंग्रेज आ गए थे, तो आदिवासी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े थे इसके बारे में अभी हम जानेंगे। उसके जिसमें हम बात करेंगे उस समय, यानी जैसा कि हर एक जो समुदाय होता है उसमें कुछ प्रमुख व्यक्ति होती है। जैसे में हम आज में ही बात कर लेते हैं, जैसे में जो हमारे गांव होते हैं उसके कुछ प्रमुख लोग होते हैं, जैसे कहे तो मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं जो गांव को सही ढंग से चलाते हैं। तो उसी प्रकार आदिवासी मुखियों का क्या मतलब हुआ था इसके बारे में जानेंगे। आदिवासी जो समूह था उसमें उसके मुखिया का मतलब क्या हुआ था इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जानेंगे घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ था, यानी क्या तो काश्तकार किसे कहते हैं, यानी आदिवासी को कहते हैं। जब अंग्रेज आ गई थी तो अब उसके मर्जी से आदिवासी को भी चलना होता था, तब उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़े थे इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे वन कानून और उसके प्रभाव के बारे में। उसके बाद जानेंगे व्यापार की समस्या के बारे में। उसके बाद बिरसा मुंडा के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए हम पहले जानते हैं आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ था जब अंग्रेज आ गए थे। तो जब बात करेंगे आदिवासी का भी अलग अलग समुदाय होता था और मतलब इसमें भी विभिन्न समुदाय होते थे। जैसे में बात करेंगे संथाल होता था, उसके बाद मुंडा होता था, काश्तकार होता था और भी विभिन्न समुदाय होते थे। और इसके जो मुखिया होते थे वो अपने समुदाय के लोगों को लेकर चलते थे। तो जो मुखिया किसे बनाया जाता है, तो देखते हैं समाज में जिसके पास युद्ध करने की क्षमता होती है, जो आर्थिक रूप से मजबूत होता है, जिसके पास दिमाग होती है, जो समाज के सभी लोगों को लेकर चलती है, उसको बनाया जाता है मुखिया। तो उसी प्रकार आदिवासी भी चयन करते थे मुखिया को, और जिसके पास मतलब अत्यधिक दिमाग होती थी, समुदाय चलाने की मतलब क्षमता होती थी, वैसे को मुखिया बनाया जाता था। और जब औपनिवेशिक शासन जब आ गए थे तो अब ये मुखियाओं का कुछ नहीं चलता था, अब वहां पर अंग्रेज का अधिकार चलता था। तो इसी प्रकार इनके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े थे, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ था। यानी आदिवासी तो जंगल में अपना जीवन को व्यतीत करते थे, तो ये घुमंतु थे, यानी घुमंतु शब्द ही देख सकते हैं, यानी घूमने वाला, एक स्थान पर नहीं रुकने वाला है, इधर उधर घूमने वाला को हम घुमंतु कहते हैं। और काश्तकार यानी आदिवासी की बात कर रहा है। यानी कहे तो अंग्रेज जब उपनिवेश यानी आया भारत में, तो सबसे पहले ये घुमंतु जो काश्तकार थे यानी आदिवासी थे उस पर रोक लगाया, जिसमें बात करेंगे अंग्रेज जो था उसको मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय थे उनके द्वारा दीवान
वसूलने का अधिकार दिया गया था, यानी राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया था जब अंग्रेज को। तो वो चाहता था कि हम आसानी से मतलब राजस्व प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो आदिवासी जो थे वो घुमंतु थे, यानी उनका कोई अस्थायी घर नहीं था। वो खेती करते थे, दहन खेती, जिसे हम स्थानांतरित खेती के नाम से भी जानते हैं। यानी स्थानांतरित क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, यानी कहे तो स्थानांतरित, ये इस शब्द से आपको देखने को मिल रहा होगा। स्थानांतरित यानी एक स्थान पर नहीं रुकने वाला, यानी जगह चेंज करने वाला, जिसमें हम आपको दहन खेती के बारे में पिछले वीडियो में अच्छे से बता दिए हैं। कुछ समय के लिए एक जगह दहन खेती किया जाता है, और जब वहां की जो मिट्टी की उर्वरकता शक्ति समाप्त हो जाती है, जहां वहां के जो वन समाप्त हो जाते हैं, तो दूसरे जगह जो आदिवासी होते थे वो खेती करने के लिए चल जाते थे, पशु पक्षी को लेकर चल जाते थे। जब चारा पशु पक्षी की आसपास की खत्म हो जाती थी तो पहले जो अंग्रेज आई, जब औपनिवेशिकरण का शासन आया जब भारत में, तो सबसे पहले अंग्रेज के द्वारा मतलब बताया गया कि जो आदिवासी है उसको अस्थायी रहने के लिए, यानी अब उनको अस्थायी करने का अधिकार दिया गया, जिसमें बात करेंगे अंग्रेज का जो मतलब सैनिक होते थे। और आदिवासी की बात करेंगे तो आदिवासी तो जंगल में जाता था, तो जंगल पर ही वो वन कानून लगा दिया, यानी अब जंगल में अंग्रेज नहीं, ये आदिवासी नहीं जा सकता है, और अंग्रेज के मर्जी के खिलाफ जंगल के जो विभिन्न चीजें हैं उसकी छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो धीरे धीरे अब आदिवासी के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने लगे, क्योंकि वो जंगल में रहता था, जंगली जानवरों का शिकार करता था। तब वो अब क्या करेगा, वो अब मजदूरी करने लगा, व्यापार करने लगा। तो मजदूरी कहाँ करेगा, तो उस समय भारत में अत्यधिक शासन अंग्रेज की थी, तो अंग्रेजे के मतलब कोठियों में काम करेगा ना, और अंग्रेज मनवंता उसको मतलब कर देता था, यानी पैसा देता था। काम मतलब समय के साथ 8 घंटा तो 8 घंटा करवाता था, लेकिन जब पैसा की बात आती थी तो वो अपने हिसाब से मतलब आदिवासियों को देता था। तो इससे आदिवासी के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े थे, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे वन कानून और उसके प्रभाव के बारे में। यानी अभी आपको बताए, पहले तो वो सबसे पहले अंग्रेज जो था वो वन पर कानून लगा दिया, और जिसमें बात करेंगे वन को अब राजकोष में का हिस्सा मतलब बताने लगा, यानी कहे तो अब इस पर अंग्रेज का शासन हो गया, वन पर, यानी वन पर अंग्रेज का शासन, पर अंग्रेज का शासन हो गया। अब अंग्रेज के मर्जी के खिलाफ अब आदिवासी वन में नहीं जा सकते, वन के जो फल फूल होते हैं उसको नहीं खा सकते, पेड़ पौधा को नहीं तोड़ सकते। उसके बाद बात करेंगे पेड़ पौधा को नहीं तोड़ सकते, जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर सकते, और भी इनको बहुत मतलब कठिनाई होने लगी, और वन पर ये कानून लगा दिया। यानी अगर आदिवासी बिना अंग्रेज के मर्जी के खिलाफ वन के किसी भी मतलब चीजों का छेड़छाड़ करता है तो उस पर अब कानून लगा दिया, यानी अब अंग्रेज के अंडर में हो गया, अंग्रेज जी द्वारा उसे मतलब कानून मतलब ये कहे तो दंड दिया जाता था। यानी जब अंग्रेज जो था वो बहुत ही दंडनीय अपराध देता था, तो आदिवासी जो लोग थे उससे डरते थे, तो इसलिए। और अंग्रेज जो था वन में अपने हिसाब से पेड़ पौधे लगाने लगे, जिसमें हम बात करेंगे वो वन में अत्यधिक कहे तो भवन वाले लकड़ियों का उपजाना चालू किया, जिससे वो भवन अच्छी तरह से बना सके, जिसमें कहे तो सागवान हो गए, शीशम हो गए, और भी विभिन्न जो महंगे लकड़ी होते थे उसको उगवाते थे, और मतलब उसे आगे चलकर काम लग सके, इसलिए। उसके बाद कहे तो रेलगाड़ी में स्लीपर वाली मतलब लकड़ियां उपजाते थे। यानी अभी हम जैसे देखते हैं रेलवे लाइन देखे होंगे, उसमें जो पटरियां होती है वो होता है मतलब अभी तो मतलब लोहे के होते हैं, सीमेंट वालू के होते हैं, लेकिन उस समय यानी जब अंग्रेज का शासन था तो उस समय लकड़ी के रेलगाड़ी का जो पटरी होता था वो देखने को मिलता था।
तो ये सब अब लकड़ी अपने हिसाब से अंग्रेज जब वन में उगवाते थे जिससे उसे फायदा हो सके। और मजदूर क्या करेगा, यानी आदिवासी क्या करेगा, वही रेल जो लाइन बिछवाते थे अंग्रेज उसमें काम करता था। तो इसको याद रखेगा। तो उसके जीवन पर विभिन्न प्रभाव पड़े थे। उसके बाद हम व्यापार की समस्या की बात करेंगे। यानी जब 19वीं सदी आई, 19वीं सदी जब आई तो इन्हीं आदिवासियों में कुछ जो थे वो व्यापार करने के लिए मतलब आए। और अब कुछ व्यापार करने के लिए आए आदिवासियों के साथ। यानी आदिवासियों में भी विभिन्न श्रेणियां थी। तो कुछ आदिवासी विभिन्न काम करते थे, जैसे कुछ व्यापार करते थे, तो कुछ कहे तो अंग्रेज के अधीन काम करते थे। तो कुछ जो थे वो अपने हिसाब से मतलब कीड़ा को पालते थे, यानी जिसे हम रेशम का कीट कहते हैं उसे पालते थे। तो इसी के बारे में हम अब जानते हैं। तो 19वीं सदी जब आई तो विभिन्न व्यापार करने के उद्देश्य से मतलब आदिवासी आई थी। और उसी समय हजारीबाग, यानी जो वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, यानी कहते हो हजारीबाग, हजारीबाग जो वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। और झारखंड में जो हजारीबाग के आस में जो लोग रहते थे वो रेशम कीट को पालते थे, यानी क्या तो रेशम कीट को, सॉरी रेशम कीट, रेशम कीट को पालते थे। और जो कुछ जो व्यापारी थे वो रेशम कीट को खरीद कर और उससे मतलब वस्त्र बनाते थे, धागे बनाते थे, यानी विभिन्न चीजों को बनाते थे। और उसके बदले में ये आदिवासी को मतलब कर्ज देते थे, पैसे देते थे। जैसे में बात करेंगे एडवांस देते थे। जैसे में आज ही देखते हैं कुछ मतलब किसी के जमीन में हमें दुकान खोलना होता है तो उसको हम पहले एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, तब जाकर उसके हम जमीन में कुछ खोल सकते हैं, कर सकते हैं। तो उसी प्रकार जो 19वीं सदी के जो व्यापार होते थे वो आदिवासी को पहले पैसा देते थे और उसके द्वारा कीट पाले जाते थे और उसका व्यापार किया जाता था। तो इन सभी चीजों के वजह से मतलब आदिवासी का जीवन चलने लगा था। उसके बाद बात करेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। यानी पिछले वीडियो में भी आपको हम बिरसा मुंडा के बारे में बताए थे। तो जन्म के बारे में पहले इनका जानते हैं। यानी इनका जन्म की बात करेंगे तो 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में इनका जन्म मुंडा समुदाय में हुआ था। यानी क्या तो मुंडा समुदाय, ये भी एक आदिवासी लोग थे। और मुंडा समुदाय में एक बात करेंगे, यानी मुंडा समुदाय में ये भी पहले तो कहे तो ये भी घुमंतु थे। यानी कहे तो ये पहले भेड़ बकरियों को पालते थे, उसके बाद जो गायन वादन करते थे और जंगल में घूमते थे। तो कहे तो 1892 के करीब में, यानी कहे तो सॉरी 95, 1895 के करीब में एक झारखंड में छोटा नागपुर जगह है। यानी कहे तो छोटा नागपुर, छोटा नागपुर जगह है। उसके वन में पहले बार बिरसा मुंडा को देखा गया। और बिरसा मुंडा जो थे वो वन में घूमते थे। तो वन के जो मतलब जड़ी बूटियां होती थी उसके बारे में इनके पास बहुत ज्यादा मतलब नॉलेज था, इसके बारे में जानकार थे। वन के जो पेड़ पौधे थे इसके बारे में इनके पास बहुत ज्यादा जानकारी थी। तो वन जो जड़ी बूटी थी उससे भयानक से भयानक बीमारी बिरसा मुंडा ये औषधि से ठीक कर देते थे। तो इसलिए लोगों ने उनको भगवान का दर्जा दिया था। तो इनका क्या काम था, तो ये एक ही उद्देश्य से मतलब आए थे, जो दिग्गुओं को बाहर भगाना। यानी दिक्कू जो था वो बाहर के जो लोग आए थे, जो अब मुंडा जो यानी आदिवासियों पर अपना कब्जा करने लगे थे, जिसमें हम अंग्रेज की बारे में बताए। जो अंग्रेज था वो अब अपने हिसाब से मतलब अब आदिवासियों को भी चलने के लिए मजबूर किया था। अब जो वन में वन कानून लगा दिए थे। तो इन सभी से छुटकारा देने के लिए ये बिरसा मुंडा आए थे और ये चाहते थे जो दिक्कुओं को बाहर भगाना। तो इसका मुख्य काम यही था।
तो आज के वीडियो में हमें इतना ही को जानना था, तो इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।